बहुजन वैचारिकी और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के रिश्ते पर रखी जाए और इसके साथ जो सूचनाएं हैं, जो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को लेकर के जो बुनियादी सूचनाएं हैं, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को क्यों बहुजन वैचारिकी के दरमियान याद करना चाहिए, उनके काम क्या क्या हैं, इसको लेकर के विस्तार में जो चीजें हैं वो सिद्धार्थ जी से आपको सुनने को मिलेंगी। इसलिए मैं थोड़ा वक्त बचाने के चलते ये आपसे सहूलियत मांग रहा हूं कि मैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के बारे में बहुत विस्तार से अभी बात नहीं रखूंगा। बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि मैं कुछ सवालों के जरिए आज की बातचीत की शुरुआत करूं। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु यह नाम हिंदी बेल्ट में, हिंदी की दुनिया में बहुत कम सुना गया। और जब मैं हिंदी की दुनिया कह रहा हूं तो उसके दोनों अर्थ हैं। एक अर्थ हिंदी की साहित्यिक दुनिया भी है और दूसरा अर्थ हिंदी भाषी क्षेत्रों को लेकर के पूरा इनका विस्तार है। हिंदी भाषी क्षेत्र जब मैं कहता हूं तो एक बात मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूं, जो आपसे लगातार मैं साझा करता रहा हूं। कुछ कॉमन सेंस बनाए गए हैं हमारे भी और हमसे पहले जितने तरह के विमर्श हुए, वे विमर्श जो साहित्य को केंद्र में रखकर हुए या वे विमर्श जो सामाजिक या सांस्कृतिक आंदोलनों की समझ को लेकर के हुए, दोनों में मैं क्या सीमाएं हैं उससे फिर अपनी बात को जोड़ने की कोशिश करता हूं। पहली बात, हिंदी साहित्य की दुनिया में, हिंदी साहित्य के पूरे कलेवर में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को लेकर के बिल्कुल शून्य मिलता है। आज उनका स्मृति दिवस है, 12 तारीख को 1974 में उनका निधन हुआ। जन्मतिथि को लेकर विवाद है, जो 1889 के आसपास इन्होंने इनके जन्मतिथि मिलती है। मैं चूंकि हिंदी साहित्य से भी जुड़ा हुआ हूं, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए कुछ चीजें मैं उससे भी जोड़ करके कहना चाहूंगा। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने जिस दौर में हिंदी साहित्य में अपनी दखल, अपनी लेखनी के जरिए, अपनी वैचारिकी के जरिए रखने की शुरुआत की, वह दौर हिंदी में किन्हीं द्विवेदी युग, किन्हीं छायावाद, मैं किन्हीं कह रहा हूं, इसके पीछे मेरा एक विशेष संदर्भ है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और मुझे अच्छे से पता है कि हम जब साहित्य के आधुनिक काल को पढ़ते हैं तो द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, कविता का एक पूरा इतिहास है। उसी दरमियान साहित्य इतिहास लेखन का इतिहास है, विमर्शों का इतिहास है। उस बीच में कैसे एक ऐसा शख्स जिसके बुनियादी उसूलों और सिद्धांतों को, जिसकी शुरुआत को, यानी साहित्य लेखन जिस चश्मे से हो रहा है, एक सूत्र बस बताऊंगा, उससे आप इस चीज को समझ जाएंगे कि जब नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जिम्मेदारी सौंपी तो उसमें एक भी सदस्य गैर ब्राह्मण नहीं था, सारे लोग एक जाति के थे। नागरी प्रचारणी सभा
उन्हें ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप सूचनाएं संकलित करेंगे, साहित्य की सूचनाएं होंगी, कवियों की सूचनाएं होंगी, लेखकों की रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे, वो किनके घर जाएंगे और पूरा विमर्श किस चश्मे से देखा जाएगा। बेशक वहां प्रगतिशील तत्व भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मैं पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल इस पूरी प्रक्रिया पर है जिसमें हस्तक्षेप करने वाले चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को हिंदी साहित्य में कोई जगह नहीं दी गई। इस पर विस्तार से सिद्धार्थ जी बात करेंगे, मुझे उम्मीद है। दूसरा सवाल मेरा यह है, ये मेरा सवाल है एक तरह से, कि क्यों ऐसा हुआ, साहित्य की दुनिया में उन लोगों को जगह क्यों नहीं दी गई जिनके विश्लेषण के कसौटियां, जिनके विश्लेषण के पन्ने परंपरागत एक खास तरह की चीजों से अलहदा थे। वो नए सवाल खड़े कर रहे थे, वे नए प्रश्न खड़े कर रहे थे जिनमें जाति का प्रश्न गहरे अर्थों में शामिल था। दूसरा सवाल, चूंकि बहुजन वैचारिकी पर मुझे अपनी बात रखनी, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु को जोड़ते हुए सवाल यह है कि सामाजिक न्याय एक फिलॉसफी का नाम है, एक विचार का नाम है। संविधान की प्रस्तावना में बेशक यह दर्ज है कि अलहदा सामाजिक न्याय होगा, अलहदा आर्थिक न्याय होगा और अलहदा हर तरह का न्याय होगा। लेकिन मैं जब इसे देखता हूं और पूरी वैचारिक परंपरा का अध्ययन करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि यह सामाजिक न्याय के भीतर आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, सभी तरह के न्याय शामिल हैं। बात नंबर एक। दूसरी बात, हम बहुजन किसे कहते हैं और यह शब्द कहां से आया है, विस्तार से बातें होंगी, मैं पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, बस इशारे में बातें कर रहा हूं, नहीं तो फिर विषय पर समझने में बात नहीं होगी। और जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी लगेगा कि बार बार रिपीट होती है बातें। नहीं, थोड़ा सा ठहर करके विचार करिए। जिसे हम कह रहे हैं बहुजन वैचारिकी, यह शब्द तो तथागत बुद्ध से आया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी? इस पदबंध का असल मानी क्या है? और नए भारत के बनने की प्रक्रिया में इस पदबंध को बहुत बारीकी से यह समझा और समझाया गया कि बहुजन शब्द, बहुजन पारिभाषिक शब्द वंचितों, शोषितों, कमेरा जाति के लोगों, श्रमशील, श्रमजीवियों, इन लोगों का एक पर्याय है और इन सब की एका की बात करता है बहुजन शब्द। बारीकी से समझिएगा। पेशों के आधार पर, पुश्तैनी पेशों के आधार पर पूरी सामाजिक संरचना बनी हुई है। जो जिस पेशे को करता उसे वही जाति बना दी गई और फिर वो जाति को धार्मिक और शास्त्रीय पैमानों के आधार पर ठहराया गया, एक खांचे में फिक्स किया गया और उन पेशों की सामाजिक और सांस्कृतिक हैसियत निर्धारित की गई और जिनके मुताबिक उनकी पद सोपानीकृत व्यवस्था, जिसे क्रिस्टोफ जेफरले कहते हैं, हायरार्की जो बनी है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, अंबेडकर के टर्म को डिकोड करते हुए क्रिस्टोफ कहते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी, वहां तक पहुंचाया गया। तो इस पूरी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो वंचित किए गए, जाहिर सी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया को बनाने वाले वे लोग हैं जो खुद को अपने इस पूरी प्रक्रिया में शीर्ष पर रखेंगे। पद सोपान उसके शीर्ष पर लोग होंगे। तो जो निचली पायदान पर जो कमेरा जाति के लोग थे, जो श्रमजीवी थे, ये सबकी एक पद स्थिति थी और उन सबको बहुजन शब्द के साथ जोड़ा गया।
उत्तर भारत, जहां से मैंने अभी आज की बातचीत शुरू की थी, उत्तर भारत के पूरी संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बेशक एक नाम आता है मान्यवर कांशीराम का, कि जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में वोट की राजनीति के पूरे ग्रामर के भीतर बहुजन शब्द को स्थापित किया, और इसके लिए हम मान्यवर कांशीराम को श्रेय भी देते हैं। लेकिन उसके पहले एक जगह ठहर करके विचार करते हैं, क्या वाकई इस हिंदी भाषी क्षेत्र की राजनीति, इस हिंदी भाषी क्षेत्र के पूरे विमर्श में शून्य था? क्या वाकई शून्य था? हम नवजागरण को जब देखते हैं, थोड़ा सा आज गंभीर बात करने का मन है तो थोड़ा सा ठहर करके विचार करिएगा मित्रों। नवजागरण, हिंदी नवजागरण की बात होती है तो एक धारा दिखती है बंगला नवजागरण से, जिसका खासा प्रभाव हिंदी बेल्ट पर है, जिसमें जाति के प्रश्न मैं अपनी शब्दावली में कहूं तो नगण्य है। और दूसरी धारा नवजागरण की दिखती है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की परंपरा में ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम से लेकर के वो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उस्मान शेख, छत्रपति शाहू जी महाराज से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर, और उस पूरी परंपरा में वो आगे बढ़ती जाती है। और महाराष्ट्र की नवजागरण की धारा में जाति का सवाल सबसे प्रमुखता से उठाया गया, और पूरा विमर्श इस तरह से है कि ये जो काऊ बेल्ट है, कथित काऊ बेल्ट, मैं इस टर्म से सहमत नहीं होता, गोबर पट्टी, काऊ बेल्ट, भाषा का भी अपना एक राजनीति होती है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। भाषा की राजनीति है, आपसे गालियां दिलवाई जाती हैं महिला विरोधी, सारी गालियां महिला विरोधी हैं। मित्रों कभी ठहर कर विचार करिए कि सामंतवाद, पूंजीवाद तो खैर बात की पूरी असर दिखता है, सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के गठजोड़ ने भाषा को कैसे एस्टेब्लिश किया, और भाषाएं घोर महिला विरोधी हैं। इसी तरह से यह दर्शन स्थापित किया गया कि यह भाषा गोबर पट्टी कह दी जाएगी, काऊ बेल्ट कह दी जाएगी। गंगा जमुना दोआब का ये पूरा मैदानी इलाका जो उर्वर है, आर्थिक रूप से सबसे उर्वर है, क्या वह वैचारिक रूप से शून्य था? ये मेरा सवाल आपसे है। मैं इस सवाल से ही इस बात को जोड़ रहा हूं कि ऐसा कदापि नहीं था। और यह जो गंगा जमुना दोआब का इलाका है, जैसे आज के दौर में हम पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम भी अविभाजित बिहार, अविभाजित उत्तर प्रदेश, थोड़ा मध्य प्रदेश, ये पूरा जो इलाका है यह वैचारिक शून्यता का शिकार नहीं रहा है। और तब सबसे प्रमुख नामों में से एक नाम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का आता है। विचारक तो विचार को लेकर के जिंदा होता है ना। पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार दक्षिण भारत की भौगोलिक सीमा में क्या बंद कर रह गए? क्या पेरियार ने कभी कोशिश नहीं की कि वो उत्तर भारत तक अपनी वैचारिक क्रांति, जिसका उन्वान सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन था, वह उत्तर भारत तक नहीं आए? क्या दक्षिण भारत के पेरियार का उत्तर भारत से कोई रिश्ता बनता है क्या? इस सवाल पर विचार करते ही चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम सामने आएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका उत्तर प्रदेश, बिहार के इस मैदानी इलाके से सीधा कोई रिश्ता बनता है क्या? शुरुआत कैसे होती है? जैसे ही इस इतिहास का विश्लेषण करने बैठेंगे, आपको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का नाम सामने आएगा। जैसे ही कोई आपसे यह कहे कि बहुजन टर्मिनोलॉजी मान्यवर कांशीराम के पहले शून्य थी उत्तर भारत के इस हिंदी भाषी क्षेत्र में, वैसे ही मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आपने बैकवर्ड क्लासेस लीग का नाम सुना है क्या? जो 1930 यानी 20वीं सदी के तीसरे दशक से बहुत व्यवस्थित तौर पर इस पूरे उत्तर भारत में काम कर रहा था। और फिर तीसरे सवाल से मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं।
एक आरोप और लगता है, और वह आरोप है, आज भी इस बात को कमोबेशी आरोप ठीक भी है, लेकिन उसके और अर्थ हैं। वह आरोप क्या है कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना, आंदोलन धर्मिता, सांगठनिक पहलकदमी दलित समाज के भीतर है, आदिवासियों के भीतर है, वह अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के भीतर थी ही नहीं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं होता, क्योंकि इस धारणा के बुनियाद में तथ्यहीनता है, ज्ञान का अभाव है, सूचनाओं का अभाव है। आसान भाषा में कह रहा हूं, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। ज्योतिबा फूले माली जाति के थे और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कलवार जाति के थे। ये अन्य पिछड़े वर्ग में ये जातियां आती हैं। पेरियार ललई सिंह यादव कम्युनिटी से जुड़े थे, जो अन्य पिछड़े वर्ग में आती हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा अन्य पिछड़ा वर्ग। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जाति। मान्यवर शिव दयाल सिंह चौरसिया अन्य पिछड़ा वर्ग। फिर अब इस पूरे विमर्श, इस सवाल पर पुनर्विचार कीजिए। अगर अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों के लिए कोई शुरुआत नहीं थी, तो इन बैकवर्ड क्लासेस लीग की क्या भूमिका थी? आपको क्यों नहीं पता? और तब यह सवाल क्यों नहीं पता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के पेरियार का रिश्ता इस उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र से जोड़ने वाले लोगों में पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु की क्या भूमिका है? और आज जब मैं यहां बात करने आया हूं, तो मैं चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर विस्तार से बोलने की बजाय मैं इस रिश्ते पर बात करके आपके भीतर एक उत्सुकता पैदा करना चाहता हूं कि कृपया इस इतिहास को पढ़ें। अब मैं उस इतिहास के थोड़े से विस्तार में जा रहा हूं। क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास? कौन थे ये लोग? क्या काम कर रहे थे? कबीर को बार बार याद करता हूं। मैं अपने पुरखों से ऊर्जा लेता हूं, क्योंकि मैं उस वैचारिक पीढ़ी से अपना रिश्ता महसूस करता हूं जिसके विरासतें, जिसकी नींव तथागत बुद्ध से लेकर के कबीर, रैदास, नानक तक से जुड़ी हुई हैं, निर्गुण परंपरा से जुड़ी हुई हैं। और तब कबीर का, काशी का होना मुझे ऊर्जा देता है। और फिर जब मैं उतने विस्तार में नहीं जाता हूं, उस पूरे उस कबीर की जमीन को जब 20वीं सदी में मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो मैं बैकवर्ड क्लासेस लीग को एक अहम भूमिका निभाते हुए महसूस करता हूं। और जिसमें बार बार मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूं, उन लोगों के बारे, एक पतली सी पुस्तिका है, मैं चाहूंगा कि वो पुस्तिका आप लोग को जरूर दिखाऊं। वह पुस्तिका है शिव दयाल सिंह चौरसिया जी के ऊपर। उस पुस्तिका पर जरूर बात होनी चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद के ऊपर है और वो पुस्तिका है। मैं एक सवाल इस पुस्तिका के बहाने पूछूंगा आपसे कि क्या इतनी पतली सी किताब होनी चाहिए शिवदयाल सिंह चौरसिया जी पर, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के भीतर जो सांगठनिक प्रक्रिया चल रही थी, उस सांगठनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति का एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार किया? शिवदयाल सिंह चौरसिया जो पूरा प्रकरण है, जिसका जिक्र मानवर कांशीराम चमचा युग में करते हैं, मैं उसका भी जिक्र करके आज की बात को एक उस दायरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं जहां इसको विस्तार में देखने की जरूरत है। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के साथ आपको चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललई सिंह यादव, इनका जिक्र आएगा। और मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि मुझे वो किताब को लेकर के थोड़ी मुश्किल है, किसी मित्र को हमने।
शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव, इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को लखनऊ बुला करके सभा कराने और सांगठनिक चीजों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। यानी पेरियार ललई सिंह और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ये वो लोग थे। सआदतगंज लखनऊ में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का आवास था और वहां उन्होंने अपने कार्यालय का नाम हिंदू समाज सुधार के नाम से रखा था और वहां से किताबें छपवाते थे। गौतम बुद्ध से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार तक को उत्तर भारत के इस हिंदी भाषी क्षेत्र में रिश्ता जोड़ने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, किताबों का अनुवाद कराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की किताब, डॉक्टर पेरियार की किताब, डॉक्टर अंबेडकर की किताब, इन किताबों का हिंदी अनुवाद करके उत्तर भारत के गांव-गांव में उसका प्रचार करते हैं। यह है बहुजन वैचारिकी। शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, इन लोगों की महती भूमिका बैकवर्ड क्लासेस लीग से लेकर के गांधी तक के सामने यह प्रस्ताव रखने की भूमिका तक है कि अन्य पिछड़े वर्ग के हित, अन्य पिछड़े वर्ग के हितों का संरक्षण, अन्य पिछड़े वर्ग के हक हुकूक के हिस्सेदारी के आंकड़ों के साथ उन्होंने इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया। और तब कहा गया कि कैसे बैकवर्ड क्लासेस लीग लखनऊ में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के साथ एक अलायंस करके कार्यक्रम करते 25 अप्रैल 1948 को, और इसमें ये सारे लोग यहां पर बैठ करके इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात उठाते हैं, जिसमें शिवदयाल सिंह चौरसिया के साथ चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का एक बहुत अहम रोल है। और 1950 में यही लोग मिलकर के अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, और जिसका 26 जनवरी 1950 को कार्यवाहक सभापति चौरसिया जी को चुना गया। 16 मई 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में उसका उद्घाटन हुआ, जिसमें राधा कृष्णन भी थे। 53 को चौरसिया जी ने बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का जो है वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम कराया। यानी अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर लगातार एक सक्रियता दिखती है। वही सक्रियता अर्जक संघ के साथ, शोषित समाज दल के साथ अलग रूप में विकसित होती दिखती है। और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु अपने पत्रों के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए वैचारिक, बहुजन वैचारिकी के विचारकों की किताबों के अनुवाद के जरिए उत्तर भारत के लोगों को किस बात के लिए एकजुट कर रहे थे। गांधी के प्रभाव में आकर के चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु इन लोगों ने कहा भी कि आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा दुश्मन सामने है, तो हमें आज उनका साथ देना चाहिए, कांग्रेस का साथ देना चाहिए, और जब सब कुछ व्यवस्थित होगा तो हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ लेंगे और हम उन सारी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक बात है, लेकिन जिस वैचारिक शून्यता का आरोप लगाया जाता है, मैं यह देख पाता हूं कि ऐसा दरअसल तथ्य के अभाव में या किसी गहरी साजिश के अभाव में रखा गया, ताकि अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर यह आरोप सफलता से लगाए जाएं कि अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर गंभीर नहीं है। यह ठीक बात है। मैं इतना इस बात को मानता हूं कि जो सांस्कृतिक सजगता दलित वर्ग में मान्यवर कांशीराम की बड़ी भूमिका इसमें है, तमाम और आंदोलनों की भूमिका है, संगठनों की भूमिका है, और एक सांस्कृतिक सजगता उनके भीतर दिखती है। अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर कालांतर में चल करके वह सजगता कम होती जाती है। लेकिन इसकी वजहें हैं। इसकी बुनियादी वजह दलित समाज, आदिवासी समाज और पिछड़े वर्ग की जातियों के बीच जो आर्थिक सामाजिक स्तरीकरण के भीतर जो भिन्नता है, जो अंतर है, उसके चलते ऐसा है। यह इस बात के चलते नहीं है कि अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर कोई सांस्कृतिक सजगता ही नहीं है। मैं इसे खारिज करता हूं और आज के वक्तव्य में आपसे अपील करता हूं
कि अगर आप बहुजन वैचारिकी की ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ करके अगर इस पूरे विमर्श को, हमारे आज के संघर्षों को 2021 में अब आने वाले प्रश्नों से जूझने को नहीं जोड़ के देखेंगे, तो हम किसी गहरी साजिश के शिकार हो जाएंगे। और वो गहरी साजिश लगातार अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के भीतर यह तर्क समझाने में सफल होती जाएगी कि गर्व से कहो आप हिंदू हैं, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के भीतर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु का, बैकवर्ड क्लासेस लीग का, अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस महासभा का, पेरियार ललई सिंह यादव का इतिहास ही नहीं ले जाया जाएगा। इसलिए चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु उस पूरी बुनियाद को रच रहे हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जब 1950 से 56 के बीच लगातार कई बार, पहले भी आते रहे, कई बार डॉक्टर अंबेडकर यहां आए और 48 की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा, 52 में भी इस बात को रिपीट किया, चमचा युग में इसका जिक्र किया मानवर कांशीराम ने, कि इस देश में सबसे ज्यादा वंचना, सबसे ज्यादा अवसरों को छीना जाना, इस सब का शिकार अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ है। बात समझिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ये बात बोल रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको व्याख्यायित कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं जिन अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों की तादाद जिस देश में आधी आबादी से अधिक है, उन जातियों की नुमाइंदगी चंद फीसदी से भी कम है। और यह पूरी बहस मंडल कमीशन के दौर से जुड़ती है और मंडल कमीशन की पूरी लड़ाई की बुनियाद में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, इन सारे लोगों की बुनियाद है, नींव है इनकी, जिस वैचारिक नींव का पूरा ढांचा बहुजन वैचारिकी पर टिका हुआ है। इस इतिहास से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को वंचित रखा गया और लगातार उनके साथ यह किया गया कि वो दलितों का शोषण करें या करते हुए नजर आए, कि ओबीसी ही सबसे ज्यादा एससी का हक मार रहा है, ओबीसी दमन कर रहा है एससी का, जिसका असर भी हुआ इस देश में। हमने अपने गांव में भी यह देखा है कि एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई और खाई पैदा हुई, इसके पीछे राजनीति की गई और अन्य पिछड़े वर्ग को सबसे बड़ा विलेन बनाकर पेश किया गया। लेकिन अब यह जिम्मेदारी किसकी है कि अगर आप वाकई बहुजन वैचारिकी को लेकर सजग हैं, तो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के उस पत्र को पढ़ने खोजने का काम कौन करेगा, अनुवाद का काम कौन देखेगा। पर्चे निकाल करके चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव लगातार उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिलों के बीच लोगों को समझा रहे हैं कि आप दरअसल इस पूरी हेजेमनी में शोषित जमात में आते हैं, वंचित जमात में आते हैं, आपकी हकमारी की गई है। और आज जिस बहुजन एका की, बहुजन वैचारिकी का हम सवाल उठाते हैं कि 2021 में बहुजन वैचारिकी का सवाल रोटी, कपड़ा, मकान से अब आगे चलकर और 3 चीजों को जोड़कर शामिल करता है अपने पूरे विमर्श में। वो 3 चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और तब अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच यह विमर्श ले जाने की जरूरत है कि अगर यादव जी लोग क्षत्रिय थे तो ये यादव जी लोग का जितना संख्या है उतने लोग क्यों नहीं है, ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं है, जज क्यों नहीं है, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर क्यों नहीं है, 2018 तक ओबीसी प्रोफेसर शून्य क्यों थे, एक भी कुलपति इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ओबीसी नहीं है, यादव नहीं है, जबकि यादव राजपूत थे कथित तौर पर, लोधी राजपूत है, चौहान अलग अपने को जोड़ते हैं, तमाम जातियां अपने को छत्री बनाने पर तुली हैं। और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव, इन सारे लोगों ने कहा कि आप सब शोषितों की, वंचितों की और सर्वहारा की जमात में शामिल हैं।
और तब एक रिश्ता बनेगा डॉक्टर अंबेडकर से, पेरियार से, बैकवर्ड क्लासेस लीग का, पिछड़े वर्ग अधिवेशन का, पिछड़ी वर्ग की महासभाओं का, पिछड़े वर्ग को लेकर के काम कर रहे इन लोगों का, जिनकी लड़ाइयों में मंदिर बनाना, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कहीं नहीं था। धर्म खतरे में है, इसको बचाने की लड़ाई इन लोगों ने नहीं लड़ी। मंदिर बनाने की लड़ाई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के लेखन में नहीं है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु सीधे इस बात के लिए लड़ते हैं कि आप हमारा हक हमें दे दो। यह सबसे गंभीर बात है जो इस पूरे विमर्श में साफ तौर पर हमें रेखांकित करने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन इस देश की आधी आबादी के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां अपने वैचारिक प्रतीकों से, अपने वैचारिक पुरखों से अपना रिश्ता कायम करने में सफल हो जाएंगी, बहुजन वैचारिकी अपने आप मजबूत हो जाएगी। जमीन पर, विमर्शों में है, जमीन पर मजबूत हो जाएगी। उसके लिए किसी राजनीतिक दल का मुंह आप क्यों देखते हैं? उनकी अपनी सीमाएं हैं। और जिस दिन बहुजन वैचारिकी मजबूत हो जाएगी, उस दिन नमस्ते सदावत्सले, हिंदू भूमि, आर्यावर्ते, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे का पूरा विमर्श ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए साजिशन अन्य पिछड़े वर्ग को सबसे बड़ा विलेन बनाया जा रहा है, और साजिशन जो काम किया जा रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग उसका शिकार हो जा रहा है। इसलिए साहित्य इतिहास के साथ साथ वैचारिकी के इतिहास से जुड़ने की जरूरत है। आज मैंने जानबूझकर बहुत सारे तथ्य नहीं दिए, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर विस्तार में आपसे नहीं बताया। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी मंच पर अभी थोड़ी देर में सिद्धार्थ जी आ रहे हैं, वो विस्तार से आपको वो बातें रखेंगे। मैंने आज मन बनाया था कि मैं इस इतिहास का एक ढांचा आपके सामने रख सकूं और उस यात्रा को रेखांकित कर सकूं कि जिसे गोबर पट्टी कह रहे हैं आप, जिसे आप काऊ बेल्ट कह रहे हैं, जिसे बीमारू राज्य कहते हैं, यह ऐसा नहीं है। इतिहास कुछ और कहता है, आपने इतिहास को गलत लिखा है। चिन्हुआ जापे गलत नहीं कहते हैं कि शिकारियों की गाथाओं में हिरणों की कहानियां नहीं होंगी। अगर हिरणों को अपना इतिहास याद करना है तो उन्हें अपना इतिहास लिखना पड़ेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना इतिहास लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अपने नायकों को खोजना पड़ेगा, और तब इस धारणा को हम खारिज करेंगे। और आज का वक्तव्य मेरा इस बात पर केंद्रित है कि अन्य पिछड़ा वर्ग वैचारिक शून्यता का शिकार नहीं था। अन्य पिछड़ा वर्ग सांगठनिक तौर पर सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से विमुख नहीं था। उसके भीतर एक चेतना थी जिसे आजादी के बाद सायास दमित किया गया, उसके इतिहास को नजरअंदाज किया गया, उनके नायकों को कभी सिलेबस में नहीं पढ़ने पढ़ाने दिया गया। इसलिए इस पूरे विमर्श को आज समझने की जरूरत है। ये मेरा आज के वक्तव्य का मुख्य सूत्र है। और चूंकि आपका इतिहास नहीं पढ़ने दिया गया, इसलिए आप बड़ी जल्दी से हिंदू बन जाते हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग के भीतर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हिंदू बन रहा है। अन्य पिछड़े वर्ग, और आखिरी बात, आज के वक्तव्य की मेरी आखिरी बात, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सूत्रों को जोड़ पाया होऊंगा। अगर मैं अब बहुत सीक्वेंस नहीं बना पाया होऊंगा तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी बातों से कुछ सूत्र पाए होंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे, चीजों को आप खोजेंगे और फिर इसका विस्तार देंगे। आखिरी बात आज की, कि जब तक आप आज के सवालों से अपने वर्तमान की जगह को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप वहां तक की यात्रा नहीं कर पाएंगे कि आप किस जगह पर खड़े हैं, इतिहास में कहां खड़े थे, वर्तमान में कहां खड़े हैं। आपसे दंगे करवाए जाएंगे, आपसे हिंदू धर्म को बचाने की ठेकेदारी निभाई जाएगी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से आपको वंचित रखा जाएगा। और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग नीचे की नौकरियों में 12% और टॉप क्लास की नौकरियों में 4% से ज्यादा नहीं होंगे, जिनकी आबादी मंडल कमीशन के समय 52% थी, आज उससे ज्यादा होगी।
तो इसलिए पूरे संघीय नरेशन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लगातार यह कोशिश रहती है कि इन्हें समझाओ कि तुम हिंदू हो, तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम इनके वंशज हो, तुम तो हिंदू हो। जिस दिन चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु घर घर जाएंगे, जिस दिन पेरियार लई सिंह यादव घर घर जाएंगे, जिस दिन जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा और खासकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिस दिन घर घर जाएगी, आप शोध करवाइए, आप विश्वविद्यालयों में शोध पत्र रखिए, आप हिंदी साहित्य से जोड़ करके चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु पर शोध बनाइए। बेशक वो खारिज करेंगे क्योंकि जिन्होंने इतिहास नहीं लिखने दिया, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, चूंकि मैं उसी वर्ग से आता हूं, इसलिए आज के व्याख्यान में मेरा जोर उस वर्ग के लोगों को संबोधित करने पर था। गलतियां आपसे भी हुई हैं, कुछ बड़ी जातियों के भीतर एक खास तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन अगर हम विचार को स्पष्ट करेंगे, अगर हम विचार से विचार का रिश्ता जोड़ेंगे, तो अन्य पिछड़े वर्ग की ऊपर की कुछ कथित तौर पर ऊपर, हालांकि ऊपर ऊपर कोई है वह नहीं, केवल आपको झूठ बोल के दिखवाया जाता है कि सारा हक इन्होंने खा लिया। अरे जाति जनगणना कराओ, हम तो वहां खड़े हैं, और एक डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स बनाओ और उसके आधार पर सबको रिजर्वेशन दो, सबको हक दो, और फिर एक वैचारिक क्रांति की बुनियाद को मजबूत करो। आप जो वैचारिक क्रांति अन्य पिछड़े वर्ग यानी कमेरा, कृषक, कामगार जातियों की एका, और उस अन्य पिछड़े वर्ग की एका से बहुजन एका, और उस बहुजन एका को राष्ट्र निर्माण की मुख्य दार्शनिक एका तक ले जाएगा। और तब मुझे लगता है कि हम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और ऐसे तमाम नायकों के साथ हम न्याय कर पाएंगे। खूब किताबें पढ़िए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।